अस्सलामुअलैकुम। राइज एंड शाइन की ऑनलाइन क्लासेस में खुशामदीद। क्लास 9th बेटा, मैं आपकी बायो की टीचर परवीन नज़ीर हूँ और आज हम अपना चैप्टर नंबर 10 का जो अगला लेक्चर है, लेक्चर नंबर 4, वो हम पढ़ेंगे। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स यानी आज के लेसन को पढ़ने के बाद, आज के लेक्चर को पढ़ने के बाद जो है वो आप क्या जान पाएंगे, आपको क्या जो है वो कौन कौन सी चीज़ें जो आपको क्लियर हो जाएंगी, वो क्या है। नंबर 1, स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स यानी लंग्स का क्या स्ट्रक्चर होता है, या लंग्स जो है वो किस तरह के साख्त में दिखाई देते हैं। लंग्स मीन फेफड़े, जिनसे हम सांस लेते हैं या जिनसे जो है वो एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स और मैमल्स जो है वो उनके ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं, उनके तनफुसी अज़ा होते हैं, उनके ज़रिए वो सांस लेने का काम करते हैं। दूसरा क्या है, ऑर्गन ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड इट्स मैकेनिज्म यानी ह्यूमन का जो अमले तनफुस है उसमें कौन कौन से ऑर्गन हिस्सा लेते हैं और जो तनफुसी निज़ाम है उसका क्या मैकेनिज्म होता है। ये आप जो है वो आज के लेक्चर के बाद जो है वो आप जो है वो ये मालूम कर सकेंगे, या आपको जो है वो इन टॉपिक्स के बारे में जो है वो नॉलेज हासिल होगी, या आप जो है वो जान सकेंगे कि लंग्स किस तरह के होते हैं और ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन हिस्सा लेते हैं और उनका क्या मैकेनिज्म होता है। अब सबसे पहले कौन सा टॉपिक है, स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स यानी लंग्स की जो है वो कैसी साख्त होती है। लंग्स आर पल्मोनरी ऑर्गन फाउंड इन मैमल्स, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड एम्फीबियंस। लंग्स जो है वो ऐसे तनफुसी अज़ा होते हैं जो कि मैमल्स में गाय, भैंस, बकरी, इवन के ह्यूमन भी पाया जाता है। रेप्टाइल्स वगैरह में, ठीक है, क्रोकोडाइल्स वगैरह में, रेप्टाइल्स वगैरह में, बर्ड्स डिफरेंट परिंदों में, और एम्फीबियन यानी जैसे फ्रॉग्स वगैरह होते हैं उनमें, क्योंकि फ्रॉग जब एडल्ट हो जाता है और वो ज़मीन पर जो है वो सरवाइव करता है तो उस वक्त जो है उसके लंग्स जो है वो मॉडिफाई हो जाते हैं और इस तरीके से वो भी लंग्स के ज़रिए पल्मोनरी रेस्पिरेशन करता है। लंग्स आर सिचुएटेड इन द थोरैक्स चेस्ट कैविटी। लंग्स पाए जाते हैं थोरैक्स सीने के हिस्से में यानी चेस्ट कैविटी में पाए जाते हैं, विच इज बाउंडेड बाय रिब्स एंड मसल्स ऑन द साइड्स एंड द शीट ऑफ skeletal muscles below called diaphragm। यानी ये विच इज बाउंडेड बाय रिब्स यानी ये जो लंग्स जो होते हैं वो पसलियों के अंदर होते हैं, और मसल्स जो है ऑन द साइड, इनकी ऊपर की साइड पर मसल्स पाए जाते हैं जिन्हें जो है वो रिब्स के मसल्स कहते हैं, यानी कॉस्टल्स मसल कहते हैं, एक्सटर्नल कॉस्टल मसल्स और इंटरनल कॉस्टल मसल्स। एंड द शीट ऑफ स्केलेटल मसल्स, ये वही कॉस्टल मसल्स के बारे में कह रहे हैं, बिलो कार्ड डायाफ्राम यानी ये जो लंग्स हैं, इनके लंग्स के नीचे भी जो है वो बकायदा एक डोम शेप में, एक गुंबद शेप में जो है वो एक शीट पाई जाती है, इसको डायाफ्राम कहते हैं, ठीक है। यानी ये डोम शेप में होती है, गुंबदनुमा शेप में होती है। लंग्स आर स्पंजी इन नेचर यानी ये स्पंजी होते हैं, पानी और यानी वाटर ऑक्सीजन गैस को जो है वो गैसेस को जमा करके जो है फूल जाते हैं, और जैसे ही गैस को बाहर निकालते हैं एक्सपायरेशन के अमल से तो ये सुकड़ जाते हैं। बोथ द लंग्स आर कवर्ड विद अ थिन मेम्ब्रेन कॉल्ड पेल्यूरा यानी दोनों लंग्स जो होते हैं वो एक थिन मेम्ब्रेन में जो है वो कवर्ड होते हैं, इसको पेल्यूरा कहते हैं, विच इज इन द फॉर्म ऑफ अ डबल सेक्स। ये एक डबल सेक होता है, एक डबल सी मेम्ब्रेन होती है। देयर इज अ थिन फिल्म ऑफ फ्लूइड इन बिटवीन टू लेयर्स यानी ये एक डबल लेयर होती है और इन दोनों लेयर्स के दरमियान में एक फ्लूइड की तरह एक बारीक सी फिल्म पाई जाती है या एक शीट पाई जाती है। दिस फ्लूइड मेक्स द मूवमेंट ऑफ द लंग्स यानी ये जो फ्लूइड होता है ये लंग्स की मूवमेंट को कंट्रोल करता है, यानी लंग्स के एक्सपेंशन को किस तरीके से वो फूलते हैं और उनकी कंट्रैक्शन को किस तरह से वो सुकड़ते हैं, इजी करते हैं यानी आसान करते हैं। यानी जब इनहालेशन में ऑक्सीजन गैस एब्जॉर्ब हो जाती है तो लंग्स जो हैं वो एक्सपेंड हो जाते हैं, ठीक है, और एक्सहालेशन में जब वो सुकड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है, और जो है ये इस तरीके से ये जो इनके दोनों एक डबल लेयर होती है पेल्यूरा, इसमें जो फ्लूइड पाया जाता है वो इसकी कॉन्ट्रैक्शन और जो एक्सपेंशन इसको कंट्रोल करता है। यानी ये देखा जाए तो ये बकायदा ये जो आपको रिंग की फॉर्म में नजर आ रही है ये ट्रेचिया है। आगे से ट्रेचिया जाके जो है यानी ऊपर जो है वो उसका लैरिंग्स के बाद ट्रेचिया आगे जाके टू ब्रोंकाई में तकसीम हुआ, और टू ब्रोंकाई आगे डिवाइड होती है न्यूमेरियस छोटी छोटी ट्यूब में जिन्हें ब्रोंकियोल्स कहते हैं, और दोनों ब्रोंकस के साथ जो है वो लंग्स जुड़े होते हैं, और इसके अंदर जो है दोनों ब्रोंकियोल्स के सिरों पर जो है वो बंच की तरह जो है वो एल्वोलाई पाए जाते हैं,
यानी बंच की फॉर्म में जो है वो एयर सैक्स पाए जाते हैं जिनके अंदर ऑक्सीजन गैस एब्जॉर्ब हो जाती है, क्योंकि इन एल्वोलाई के इर्द गिर्द जो होती है ब्लड कैपिलरीज होती हैं, और वो ब्लड कैपिलरीज जो होती हैं, जो डीऑक्सीडेटेड ब्लड होता है वो यहाँ से ऑक्सीजन लेकर ऑक्सीडेटेड ब्लड में तब्दील हो जाता है। ठीक है, अब जो हमने क्या पढ़ना है, रेस्पिरेशन यानी हमने तनफ्फुस। रेस्पिरेशन इज द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरनमेंट। रेस्पिरेशन जो है वो गैसों के तबादले का अमल है, जानदार और उसकी माहौल के दरमियान जो गैसों के तबादले का अमल है उसे हम रेस्पिरेशन या हमने तनफ्फुस कहते हैं। In humans, the respiratory and circulatory system cooperate in the transport of gases to the cells। यानी इंसान के अंदर रेस्पिरेशन का अमल और सर्कुलेटरी सिस्टम यानी ब्लड सर्कुलेशन का अमल जो होता है वो एक दूसरे से कनेक्शन में होते हैं, ताकि जो है वो सेल्स के अंदर जो है वो गैसों की ट्रांसपोर्ट में मदद मिल सके। यानी सिर्फ जो है वो अगर हम एक्सचेंज ऑफ गैसेस को लें तो वो ब्रीथिंग प्रोसेस है, लेकिन रेस्पिरेशन ये होता है कि जैसे ही वो ऑक्सीजन गैस जो होती है वो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के जरिए जब ब्लड जो है वो लंग्स में साफ होने के लिए आता है तो वहाँ पर ऑक्सीजन गैस जो होती है वो उस ब्लड में जाती है, और जो ब्लड के अंदर जो डाइजेस्टेड फूड होती है ऑक्सीजन उसके साथ कंबाइन होकर उसकी ऑक्सीडेशन में मदद देती है और एनर्जी रिलीज करती है। जब एनर्जी रिलीज होती है तो वो प्रोसेस जो है वो जो है वो रेस्पिरेशन कहलाता है। देखिए जैसे यहाँ पर एक ह्यूमन का बताया हुआ है, ठीक है, इसमें जो है वो उसकी ये साइनोसिस और उसके बाद इसकी ये नेजल कैविटी, और नेजल कैविटी के बाद जो है वो एक बारीक सी जो नाली है फेरिंग्स, और फेरिंग्स जो है के बाद जो है वो इसका जो साउंड बॉक्स है लैरिंग्स, और लैरिंग्स के बाद जो है वो एक रिंग की फॉर्म में तकरीबन 12 सेंटीमीटर ये लॉन्ग नैरो ट्यूब लॉन्ग जो है वो ट्यूब होती है जो कि रिंग्स की फॉर्म में पाई जाती है। ये क्या कहलाती है, ट्रेचिया, और ये ट्रेचिया जो है वो आगे जाकर टू ब्रोंकस में तकसीम होती है, और ब्रोंकस आगे जाके ब्रोंक्यूल्स ट्यूब में तकसीम होते हैं, ये ब्रोंकियल ट्यूब में, और ये लंग्स हैं। और ब्रोंकियल ट्यूब्स के सिरों पर जो है वो बंच की फॉर्म में जो है वो एल्वोलाई पाए जाते हैं, और इन एल्वोलाई के इर्द गिर्द जो होती है वो ब्लड कैपिलरीज का एक पूरा नेटवर्क पाया जाता है। अब क्या है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, इंसान में जो अम्ल तनफुस है वो कैसे है। जैसे यहाँ पर जो है वो एक स्केच की फॉर्म में दिखाया गया है, नेजल कैविटी, ठीक है, नेजल कैविटी के बाद जो इसका ये माउथ या बकल कैविटी है, ये ऊपर जो है वो नेजल कैविटी है, ठीक। इस नेजल कैविटी के बाद जो है वो एपिग्लॉटिस, यानी ग्लॉटिस एक ऐसा सुराख होता है जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक कॉमन ऑर्गन होता है। इसके ऊपर एक जो है वो कवर होता है, एक लिड होता है, उसको एपिग्लॉटिस कहते हैं। जब इंसान सांस ले रहा होता है तो ये एपिग्लॉटिस जो होता है वो डाइजेस्टिव ट्यूब के ऊपर जो है वो बंद हो जाता है और सिर्फ जो है वो लैरिंग्स की तरफ से खुलता है। और जैसे ही जो है वो इंसान खाना भी खा रहा है और बातें भी कर रहा है, यानी सांस भी ले रहा है और साथ साथ जो है वो उसका मुंह भी खुल रहा है, तो इट्स मीन उस वक्त ये होता है कि फिर जो है ये एपिग्लॉटिस जो होता है वो दोनों तरफ से खुल जाता है, और इस वजह से जो है वो कभी कभार जो है वो जैसे गैसेस अंदर आती है तो गैसों के प्रेशर से अगर आपके खाने का कोई जरा जो है वो आपकी डाइजेस्टिव ट्यूब में जाने के बजाय सांस की नाली में चला जाता है, तो ये जो है वो बहुत सीरियस कंडीशंस बन जाती हैं। यानी एपिग्लॉटिस इन दोनों जो ट्यूब्स हैं उनका एक कॉमन जो है वो ऑर्गन पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद माउथ यानी बकल कैविटी के बाद जो है वो ट्रेचिया, यानी इसका वाइंड पाइप होता है, ट्रेचिया जिसे कहते हैं। उसके बाद ये जो है वो डाइजेस्टिव ट्यूब है, ऑसोफेगस, ठीक है, गिलर्ड। उसके बाद आगे आ जाएं तो ये ब्रोंकस है दोनों तरफ की, राइट ब्रोंकस या लेफ्ट ब्रोंकस, और फिर ये राइट ब्रोंकस के साथ राइट जो है वो लंग्स होता है, लेफ्ट ब्रोंकस के साथ लेफ्ट लंग्स पाया जाता है। और यहाँ पर जो है इन लंग्स के बिल्कुल नीचे जो है वो शीट होती है जो कि डायाफ्राम कहलाती है। यानी ये जो ये जो नाम बकायदा शो किया जा रहा है डायाफ्राम का, ये जो है वो क्या है, यहाँ बिल्कुल इसके साथ जो है वो डोम शेप में एक शीट होती है मसल्स की जो कि डायाफ्राम कहलाती है, जिसकी वजह से थोरैक्स रीजन और एब्डोमेन रीजन में डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है, फर्क किया जा सकता है। आगे क्या है, यानी आपने जो है वो पूरे स्टेप्स ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के पूरे स्टेप्स देखने हैं कि किन किन ऑर्गन से जो है वो होता हुआ रेस्पिरेटरी सिस्टम कंप्लीट होता है। फॉलोइंग आर द ऑर्गन्स रिलेटेड टू द रेस्पिरेटरी सिस्टम, मुख्तलिफ किस्म के ये ऑर्गन है जो कि रेस्पिरेशन से जिनका ताल्लुक होता है। नेजल कैविटी, ये जैसे नेजल कैविटी आपको दिखाई दे रही है, ठीक है। उसके अलावा फेरिंग्स, फेरिंग्स जो है ये बकायदा ये जो नेजल कैविटी के बाद जो ट्यूब है उसे फेरिंग्स कहते हैं, बहुत ही क्लियर फॉर्म में ये दिखाई दे रही है। फिर उसके बाद जो है ये एपिग्लॉटिस के बाद, यानी यहाँ से एपिग्लॉटिस था तो एपिग्लॉटिस के बाद ये जो ट्यूब आ रही है ये लैरिंग्स है, जबकि ये पीछे वाली जो है वो एसोफेगस है जो कि डाइजेस्टिव ट्यूब है, यानी ये लैरिंग्स, ठीक है। लैरिंग्स के बाद जो है वो रिंग फॉर्म में ट्रेचिया,
ट्रेचिया पाया जाता है, फिर उसके बाद लंग्स, और लंग्स के यानी ट्रेचिया के बाद जो ट्यूब्स है, एक ये वाली और ये, इन दोनों को कंबाइंड फॉर्म में ब्रोंकाई कहेंगे और इस सिंगल को ब्रोंकस कहते हैं। ठीक है, ये दोनों ब्रोंकाई और ये ब्रोंकाई अंदर जाके लतादार ट्यूब्स में तकसीम हो जाती हैं, यानी लतादार शाखों में तकसीम, जिनको ब्रोंकियल ट्यूब्स कहते हैं। और इन ब्रोंकियल ट्यूब्स के सिरों पर जो है वो बंच की फॉर्म में जो है वो एल्वोलाई होती है, जैसे यहाँ आपको दिखाई दे रहा है। यानी ये ब्रोंकियल ट्यूब्स हैं, उनके सिरों पर जो है ये बंच की फॉर्म में, गुब्बारे की फॉर्म में जो है वो एक गुच्छे की फॉर्म में जो है वो एल्वोलाई होते हैं। एल्वोलाई ये वो साइट्स होती हैं जिनमें ऑक्सीजन गैस एब्जॉर्ब हो जाती है। इन एल्वोलाई के इर्द गिर्द जो है पूरा नेटवर्क की शक्ल में जो है वो ब्लड कैपिलरीज होती हैं, जिसकी वजह से और जो है डीऑक्सीनेटेड ब्लड जो होता है वो एल्वोलाई से ऑक्सीजन डिफ्यूज करके ऑक्सीनेटेड ब्लड में तब्दील हो जाता है, और इस तरीके से जो है वो लंग्स जो है वो ना सिर्फ रेस्पिरेशन का अमल करते हैं, ना सिर्फ ब्रीथिंग का अमल करते हैं, बल्कि जो है वो ब्लड को साफ करने का भी काम करते हैं। डीऑक्सीनेटेड ब्लड यहीं पे आके ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करके ऑक्सीनेटेड ब्लड में तब्दील हो जाता है। अब हमने इसके आगे आगे जो स्टेप्स है उनको हमने जो है वो आगे डिटेल से पढ़ना है। नेजल कैविटी, द इनहेल्ड एयर नॉर्मली पासिस थ्रू द नोज इनटू द नेजल कैविटी। नेजल कैविटी यानी जो नेजल कैविटी के जरिए जो हम हवा जो इनहेल करते हैं वो जो है वो आगे नोज के जरिए हमारी नेजल कैविटी में जाती है, यानी हम अपने नाक के जो नॉस्ट्रिल्स हैं उनके जरिए हवा को अंदर खींचते हैं और वो नेजल कैविटी में पहुंचती है। वेयर इट अंडरगोज सेवरल इंपॉर्टेंट चेंजेस, वहां जाकर इसमें बहुत सारी अहम तब्दीलियां होती हैं। इट इज वार्म, ये गर्म हो जाती है, मॉइस्टेंड यानी गीली हो जाती है, एंड डस्ट फ्री, और जो है वो डस्ट से गर्दो गुबार से पाक हो जाती है। बाय द हेयर्स, क्योंकि नाक के अंदर जो है बारीक हेयर्स होते हैं जो कि डस्ट पार्टिकल्स को अपने साथ जो है वो अटका लेते हैं, इस वजह से जो है वो अंदर हवा जो है वो साफ भिजवाते हैं। एंड म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द नेजल कैविटी, और नेजल कैविटी की जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है वो एक किस्म का जो है वो एक मॉइस्चर वाला जो है वो माया खारिज कर, इसकी वजह से जो नेजल कैविटी होती है उसका अंदर से जो एनवायरनमेंट होती है वो नमदार होती है। उसके बाद क्या है, फेरिंग्स। फ्रॉम द नेजल कैविटी द एयर गोज डाउन इन अ नैरो ट्यूब कॉल्ड फेरिंग्स, नेजल कैविटी के बाद जो है वो एयर जो होती है वो एक नैरो ट्यूब में जाती है जिसे हम फेरिंग्स कहते हैं। लैरिंग्स, फेरिंग्स इज फॉलोड बाय अनदर ट्यूब कॉल्ड, यानी फेरिंग्स आगे जाकर एक और ट्यूब में जो है वो खुलती है जिसको लैरिंग्स कहते हैं, विच इज इन लार्ज अपर पार्ट ऑफ द वाइन पाइप, जो कि नीचे जो ट्रेचिया होता है उसका ऊपरी हिस्सा होता है। लैरिंग्स होता है उसे साउंड बॉक्स भी कहते हैं, और ये वाइन पाइप का जो है वो ऊपर वाला हिस्सा होता है। ट्रेचिया, from the larynx, the air goes down into a long windpipe called trachea, about 12 सेंटीमीटर लॉन्ग, यानी जो लैरिंग्स है वो आगे जाकर जो है वो एक लंबी सी ट्यूब में जाता है, पाइप में जाता है, इसको ट्रेचिया कहते हैं। ये तकरीबन 12 सेंटीमीटर लंबी होती है। द वॉल्स ऑफ ट्रेचिया आर सपोर्टेड बाय इनकम्प्लीट रिंग ऑफ कार्टिलेज विच कीप इट ओपन ऑल द टाइम, यानी जो ट्रेचिया होते हैं उसमें उसको सपोर्ट कर रहे होते हैं ऐसे कार्टिलेज के रिंग्स जो कि इसको हर वक्त ओपन रखते हैं। यानी ये अगर स्मूथ अगर एक पाइप होता तो हवा कभी कभार जो है वो इंसान को कंप्लीट नहीं मिलती, और कभी कभार इंसान को बिल्कुल फ्रेश और जो है वो बहुत ज़्यादा ताज़ी और खुली हवा मिलती है। तो अगर ये बिल्कुल कार्टिलेज फॉर्म में, रिंग फॉर्म में ना होता तो हवा के प्रेशर के कम ज़्यादा होने की वजह से इसके पिचकने का डर होता, जबकि अल्लाह ताला ने हमारे आसानी के लिए उसकी हर काम में हिकमत है, उसने हमारे जो वाइन पाइप है उसको, ट्रेचिया है उसको भी ऐसा रिंग नुमा कार्टिलेज बोन से बनाया है जिसकी वजह से अगर कहीं हमें एयर का प्रेशर कम मिलता है तो हमारा जो ट्रेचिया है वो पिचकने से महफूज रहता है, यानी हमें घुटन नहीं होती, और इस तरीके से जो है वो इंसान जो है वो ऐसे घुटन वाले माहौल में भी सरवाइव कर सकता है। आगे क्या है, ब्रोंकाई। The trachea divides at its lower end into two bronchi. ट्रेचिया आगे जाकर निचली दो सतह से दो नालियों में तकसीम हो जाता है जिसको ब्रोंकाई कहते हैं। एंड ईच ब्रोंकस, एक को ब्रोंकस कहते हैं, दोनों को कंबाइंड फॉर्म में प्लूरल फॉर्म में ब्रोंकाई कहेंगे। ईच ब्रोंकस फर्दर डिवाइड्स इनटू फाइन ब्रांचेस कॉल्ड ब्रोंकियोल्स, हर जो ब्रोंकस होती है वो आगे जाकर बहुत बारीक बारीक शाखों में तकसीम हो जाती है जिसको ब्रोंकियोल्स कहते हैं। इसके बाद क्या है, these bronchioles divides into microscopic hollow sacs called alveoli, जो ब्रोंक्यूल्स होती हैं वो आगे जाकर बहुत छोटी छोटी माइक्रोस्कोपिक जो है वो ब्रांचेस में तकसीम हो जाती है, इसको जो है वो एल्वोलाई कहते हैं।
ठीक, ईच एल्वोलस इज सराउंडेड बाय रिच नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज, यानी हर एल्वोलाई के इर्द गिर्द जो है वो ब्लड कैपिलरीज का एक जाल सा होता है। दीज एल्वोलाई कॉन्स्टिट्यूट द फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स, यही एल्वोलाई जो होती हैं वो लंग्स की फंक्शनल यूनिट कहलाती है, क्योंकि इन एल्वोलाई के अंदर जो है वो क्या होता है, एल्वोलाई इज द यानी बंच ऑफ यानी सेक्स, ये एक जो है वो ऐसे सेक्स होते हैं, ऐसे खाने होते हैं जो बिल्कुल गुच्छे की मानद होते हैं। ऑक्सीजन गैस को ये अब्जॉर्ब कर देते हैं, और यही ऑक्सीजन गैस जो इसके इर्द गिर्द जो ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क होता है, ऑक्सीजन गैस जो होती है वो उस ब्लड में डिफ्यूज हो जाती है, और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो निकलती है, और फिर वो एक्स हेल एयर के साथ जो होती है वो एक्सपायरेशन में जिस्म से बाहर एक्सक्रीट हो जाती है। इस तरीके से इंसान में जो रेस्पिरेशन का अमल है वो कंप्लीट हो जाता है, यानी ऑक्सीजन गैस अंदर एब्जॉर्ब हो इंस्पायरेशन में, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ब्लड के अंदर से भी निकले, क्योंकि जिस ब्लड में जो ब्लड डीऑक्सीनेटेड था वो एल्वोलस से जो है वो ऑक्सीजन लेकर ऑक्सीनेटेड ब्लड में तब्दील हुआ, अब उसकी भी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो यहाँ लंग्स से ब्रोंकस में, ब्रोंकस से ट्रेचिया में, ट्रेचिया से लैरिंग्स में, लैरिंग्स से फेरिंग्स में, फेरिंग्स से एपिग्लॉटिस से होती हुई नेजल कैविटी के जरिए नॉस्ट्रल्स के रास्ते बाहर एक्सक्रीट हो जाती है। इस तरह इंसान में जो रेस्पिरेशन का मैकेनिज्म है वो कंप्लीट हो जाता है। ये वो वाहिद प्रोसेस है जो कि जिंदगी की सिंबल कहलाता है, अलामत कहलाता है। जब तक इंसान सांस लेता है, जब तक कोई मेंबर सांस लेता है, तब तक उसकी जिंदगी है। जैसे ये प्रोसेस किसी ना किसी डिसऑर्डर की वजह से रुक जाता है तो जिंदगी भी रुक जाती है। यहाँ पर हमारा जो है वो रेस्पिरेशन का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाता है। आगे हमने क्या पढ़ना है, एल्वोलाई, यानी एल्वोलाई के हमने आगे स्ट्रक्चर को पढ़ना है। रेस्पिरेशन वहाँ कंप्लीट हो जाता है। ये तो सिर्फ एल्वोलाई के मुतालिक जो है वो आपने थोड़ा सा देखना है कि एल्वोलाई क्या होते हैं। ईच लंग्स ईच लंग इज मेड अप ऑफ 150 मिलियन एल्वोलाई, हर लंग्स में जो है वो तकरीबन 150 मिलियन एल्वोलाई होती हैं, बारीक बारीक जो है वो जो ब्रोंकियोल्स होती हैं उनके साथ जो है वो गुच्छे की फॉर्म में, बंच की फॉर्म में बहुत सारे ऐसे गुच्छे होते हैं जिनके अंदर ऑक्सीजन गैस एब्जॉर्ब होती है। कैपिलरीज सराउंड ईच क्लस्टर ऑफ एल्वोलाई एंड इंश्योर गैस डिफ्यूजन बिटवीन द एयर एंड द ब्लड अकर्स, यानी जो कैपिलरीज होती हैं जो कि हर एल्वोलाई के गुच्छे के इर्द गिर्द पाई जाती हैं, वो क्या करती हैं कि गैस को डिफ्यूजन के अमल से, यानी हवा और खून के दरमियान जो है वो गैस का डिफ्यूजन होता है, यानी ऑक्सीजन गैस जो होती है वो अपनी हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, इन डीऑक्सीनेटेड ब्लड में इसकी कंसंट्रेशन कम है, और लंग्स में एल्वोलाई ने अभी ऑक्सीजन एब्जॉर्ब की है, वहाँ उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है। इस तरह जो है वो ऑक्सीजन अपनी हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन यानी एल्वोलाई से डीऑक्सीनेटेड ब्लड में चली जाती है, और डीऑक्सीनेटेड ब्लड से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो अपनी हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन यानी लंग्स में आता है, फिर वहां से एक्सपायरेशन के जरिए बाहर निकल जाती है। Oxygen moves from the air inside the lungs to the alveoli, while carbon dioxide moves from the alveoli into the air inside the lungs. ऑक्सीजन मूव करती है, यानी ऑक्सीजन मूव फ्रॉम द एयर, यानी हवा से ऑक्सीजन आती है इनसाइड द लंग्स, लंग्स के अंदर, टू द एल्वोलाई, एल्वोलाई के जरिए। जरा एल्वोलाई ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करती है, इस तरह लंग्स में हवा जो है वो ऑक्सीजन वाली हवा जो है वो ऑक्सीजन लेकर आती है, वाइल जबकि कार्बन डाइऑक्साइड मूव्स फ्रॉम द एल्वोलाई इनटू द एयर इनसाइड द लंग्स, यानी जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो एल्वोलाई से जो है वो लंग्स के अंदर आती है, ताकि लंग्स से जो है वो फिर दोबारा उन्हीं रास्तों के जरिए जो बैकवर्ड जो उसके पैसेज हैं, यानी लंग्स से ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से जो है वो ट्रैकियल ट्यूब, ट्रैकियल ट्यूब से जो है वो आगे लैरिंग्स, और लैरिंग्स से जो है वो आगे जो है वो उसका जो फेरिंग्स का हिस्सा है, और फिर उससे ऊपर जो है वो नेजल कैविटी के जरिए नॉस्ट्रल्स के रास्ते बाहर निकल जाती है। लाइपोप्रोटीन प्रिवेंट्स एल्वोलाई फ्रॉम स्टिकिंग टुगेदर, यानी एल्वोलाई कभी कभार ऐसा होता है कि बहुत घुटन वाली जगह है और वहां पर जो है वो हमें ऑक्सीजन सही नहीं मिल रही, तो एल्वोलाई के अंदर एक लाइपोप्रोटीन होती है जो उसकी हिफाजत करती है स्टिकिंग टुगेदर, यानी एक दूसरे के साथ चिपकने में या एक दूसरे के साथ जो है वो जुड़ने में, और जुड़ने से उसको बचाती है लाइपोप्रोटीन। लाइपोप्रोटीन एक ऐसी प्रोटीन होती है जो कि एल्वोलाई की हिफाजत करती है, उसको प्रोटेक्शन देती है। अब मैन का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो क्या है, यानी देखें ये जो है
ये क्या है, नेजल कैविटी, यानी हमने इसको आगे से ऊपर से वो शेप किया, ये क्या है, नेजल कैविटी। उसके बाद जो नंबर 2 पे ये क्या है, फेरिंग्स, ठीक है। नंबर 3 पे क्या है, ये लैरिंग्स। लैरिंग्स के बाद ये जो 12 सेंटीमीटर जो है वो रिंग की तरह जो एक ट्यूब है वो क्या है, ट्रेचिया, ठीक है। ट्रेचिया आगे जाकर जो है वो 2 ब्रोंकाई में तकसीम हो गई, यानी एक को ब्रोंकस कहते हैं और 2 को ब्रोंकाई कहते हैं, ठीक है। फिर आगे जो है वो लंग्स है, क्या है ये, लंग्स हैं। लंग्स के बाद जो नंबर हम 7 देखते हैं वो लंग्स के अंदर पाए जाने वाली एल्वोलाई है, ठीक है, एल्वोलाई हैं। और इस तरीके से ये जो लंग्स के अंदर जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है, यानी डीऑक्सीनेटेड ब्लड सेंड टू द लंग्स, यानी वो लंग्स में, हार्ट से लंग्स में जाता है ताकि वो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करे, और जब वो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेता है तो लंग्स से वो ऑक्सीनेटेड ब्लड में तब्दील होकर दोबारा हार्ट में आ जाता है। यानी देखा जाए तो हार्ट से जो ट्यूब्स बाहर निकलती हैं वो आर्टरीज होती हैं। पल्मोनरी आर्टरी एक वाहिद आर्टरी होती है जिसमें ऑक्सीनेटेड ब्लड नहीं होता बल्कि डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है, और वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड को हार्ट से लेकर लंग्स में लेके जाती है ताकि लंग्स में जाके वो प्यूरिफाई हो सके। और जैसे वो प्यूरिफाई हो जाता है, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करके ऑक्सीनेटेड ब्लड में तब्दील हो जाता है, तो फिर क्या होता है, लंग्स से जो ट्यूब्स आती हैं हार्ट के अंदर जो दाखिल होती हैं वो ब्रांचेस वेन्स कहलाती हैं। ये पहली वेन्स है पल्मोनरी वेन जो कि डीऑक्सीनेटेड ब्लड नहीं रखती बल्कि ऑक्सीनेटेड ब्लड रखती है, और इस तरह लंग से प्यूरिफाई होने के बाद, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने के बाद जो ऑक्सीनेटेड ब्लड है वो लंग से पल्मोनरी वेन के जरिए हार्ट में आता है, हार्ट के जो लेफ्ट ऑरिकल है वहां पे आता है, और इस तरीके से हार्ट का जो मैकेनिज्म है उसके जरिए अल्टा के रास्ते पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो जाता है, यानी पूरी बॉडी में ऑक्सीनेटेड ब्लड जो है वो फैल जाता है। इस तरह एक तरफ से रेस्पिरेशन का अमल होता है, दूसरी तरफ से ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का अमल होता है। हमारी बॉडी के अंदर मुख्तलिफ सिस्टम एक साथ मिलकर काम करते हैं तो ही एक लिविंग बॉडी सर्वाइव करती है, यानी यहाँ पर रेस्पिरेशन का और ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का आपस में बहुत गहरा कनेक्शन है, ये दोनों सिस्टम साथ साथ काम करते हैं, जिसकी वजह से एक बॉडी के लिविंग होने की जो है वो उसका सबूत मिलता है कि एक बॉडी लिविंग है। ये जो है वो आपकी एक रेस्पिरेटरी सिस्टम की डायग्राम है जो कि बकायदा आपकी बुक पे भी मौजूद है। आपने जो है वो इस तरीके से जब आपको होमवर्क का जो हम देंगे पिक्चर्स उसमें भी बकायदा ये डायग्राम होगी जो आपने वहां से देख कर बनानी है, ठीक है। हम जो बकायदा इसको पीछे सिंपल व्यू में हम इसको पढ़ चुके हैं, बाकी वही इसमें नेजल कैविटी, और नेजल कैविटी के बाद जो है वो और उसके बाद ये एपिग्लॉटिस है, एपिग्लॉटिस के बाद लैरिंग्स, और लैरिंग्स के बाद जो है वो आगे कार्टिलेज बोन वाला ट्रेचिया, ट्रेचिया आगे जाके 2 ब्रोंकाई में तकसीम हो जाता है, फिर आगे ये लंग्स, और लंग्स के अंदर जो है वो ब्रोंक्यूल्स आगे जाकर माइक्रोस्कोपिक ट्यूब्यूल्स ब्रोंक्यूल्स में तकसीम होते हैं, और फिर आगे उन पर जो है वो बंच की फॉर्म में एल्वोलाई होते हैं जिसके अंदर ऑक्सीजन गैस एब्जॉर्ब हो जाती है। और यहाँ पर जो है वो मसल से बना हुआ एक डाउन शेप में जो है वो डायाफ्राम पाया जाता है, यही डायाफ्राम जो है वो लंग्स की मूवमेंट को कंट्रोल करता है। जब लंग्स इनहालेशन का अमल करते हैं तब भी ये डायाफ्राम जो है वो बकायदा इसमें अहम किरदार अदा करता है, यानी इसकी कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से जो है वो लंग्स में इनहालेशन और एक्सहालेशन का प्रोसेस होता है। कंक्लूजन्स, यानी आज के लेसन को पढ़ने के बाद आपको क्या सबक हासिल हुआ, आपने कौन कौन सी चीज़ें जो है वो आपको कौन कौन सी मालूमात हासिल हुई। नंबर 1, ह्यूमन रेस्पिरेटरी प्रोसेस टेक प्लेस थ्रू लंग्स, यानी इंसान का जो निज़ाम तनफ्फुस है वो लंग्स के ज़रिए होता है, फेफड़ों के ज़रिए होता है, यानी फिर लंग्स जो होते हैं वो मेन पल्मोनरी जो है वो ऑर्गन्स होते हैं तमाम मैमल्स के जिसमें इंसान भी शामिल है। Lungs are spongy tissues and lungs are covered with a thin membrane called pleura, which is in the form of double sacs. There is a thin film of fluid in them that makes the movement of the lungs. यानी लंग्स जो होते हैं वो ऐसे स्पंजी टिश्यूज होते हैं जो कि एक थिन मेम्ब्रेन में कवर होते हैं, उसको पेलूरा कहते हैं। ये पेलूरा दरअसल डबल सेक्स पर जो है वो डबल सेक की बनी होती है, डबल मेम्ब्रेन होती है, और इसके अंदर एक फ्लूइड फॉर्म जो है वो फिल्म की शीट की तरह पाया जाता है जो कि लंग्स की मूवमेंट को कंट्रोल करता है, यानी जैसे ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करके लंग्स जो है वो एक्सपेंड होते हैं या कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल के लंग्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, इस मूवमेंट को कंट्रोल ये जो डबल लेयर होती है पेलूरा इसके दरमियान में जो फ्लूइड पाया जाता है वो इसकी मूवमेंट को कंट्रोल करता है। इन लंग्स ऑक्सीजन गैस इज एब्जॉर्ब एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज रिलीज, लंग्स के जरिए ऑक्सीजन गैस एब्जॉर्ब होती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जिस्म से जाती है, यानी
इनहालेशन के अमल के ज़रिए, इंस्पायरेशन के अमल के ज़रिए ऑक्सीजन गैस बॉडी में जाती है और एक्सहालेशन के अमल के ज़रिए या एक्सपायरेशन के अमल के ज़रिए कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर निकलती है। नंबर 4, इन लंग्स ब्लड एब्जॉर्ब ऑक्सीजन एंड चेंज इनटू ऑक्सीडेटेड ब्लड। लंग्स के अंदर जो डीऑक्सीडेटेड ब्लड प्यूरिफाई होने के लिए पल्मोनरी आर्टरी के ज़रिए हार्ट से आता है, वो यहाँ पर एल्वोलाई में मौजूद ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेता है और चेंज हो जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड में, क्योंकि रेड ब्लड सेल्स में एक रेड प्रोटीन हेमोग्लोबिन होती है जो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करके ऑक्सी हेमोग्लोबिन बनाती है और ऑक्सी हेमोग्लोबिन बिल्कुल लाल सुर्ख फॉर्म में आ जाती है, जिससे खून जो है वो ऑक्सीजन। आज का जो होमवर्क है वो क्या है, यानी हमारा टॉपिक जो है हमारा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो वहाँ कंप्लीट हो जाता है। अब आपने होमवर्क लेना है, राइट डाउन एंड लर्न डिफरेंट स्टेप्स ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। आपने ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के मुख्तलिफ स्टेप्स को लिखना भी है और याद भी करना है। नंबर 2, ड्रॉ नीट एंड लेबल डायग्राम ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की साफ सुथरी लेबल डायग्राम बनानी है। बेटा होमवर्क जो है वो आपको जो है वो आपकी जो है वो हमने बाकायदा जो है वो पिक्चर्स की फॉर्म में आपके स्कूलोजी पे दिया हुआ है। जो आपके रिस्पेक्टिव डेज होते हैं उसमें आपको होमवर्क मिलेगा जो आपने बहुत नीट एंड क्लीन जो है वो अपनी बायो की कॉपी पे करना है और साथ में याद भी करना है। याद करने का काम साथ के साथ करें, वीडियो को आप देखें, हर चीज़ को समझने की कोशिश करें और फिर अपने लेक्चर को याद करें ताकि आपकी साथ के साथ जो है वो बोर्ड की तैयारी हो सके। हमारा आज का लेक्चर जो है वो यहाँ ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच।